गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 7 पढ़ रहे थे हम, और लेसन 7 में हम गुणों में आवर्तीता पढ़ रहे थे। कुछ गुणों की आवर्तीता के बारे में पढ़ा भी हमने, जैसे परमाणु क्रमांक है, आयनिक त्रिज्या है, आयनन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, विद्युत ऋणता के बारे में हमने पढ़ा। आज हम बात करते हैं संयोजकता की। संयोजकता क्या होती है, तो आप ये बताएंगे कि कोई परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन बाह्य या अन्य परमाणु से ग्रहण करता है या को त्यागता है, उसे परमाणु की संयोजकता कहते हैं। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने हाइड्रोजन लिखा, हीलियम लिखा, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। सुनिएगा, हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है। और परमाणु क्रमांक को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या कहते हैं। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन में जब हम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो उसके परमाणु क्रमांक के हिसाब से भरते हैं। हाइड्रोजन 1 नंबर पे है तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा जो पहली कक्षा में भरा जाएगा। हमने एक सूत्र ज्ञात है हमें 2n²। n यहाँ पे कक्षा की संख्या होती है, 2 गुना में 1 स्क्वायर करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, यानी कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। और ये 2 भरने के बाद तीसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दूसरी कक्षा में आएगा। और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 × 2 स्क्वायर, यानी कि ये कितने हो गए, 8 हो गए। यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी कक्षा में आ सकते हैं। 9वां इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में आएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन की बात करें, तीसरी कक्षा की बात करें तो ये हो जाते हैं 18, यानी तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन अष्टक नियम के अनुसार पहली कक्षा को छोड़ के बाकी सभी कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक होता है। 8 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो वह स्वतंत्र रूप में रह सकता है। इसे अष्टक नियम कहते हैं। अब देखिएगा, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये दूसरे हाइड्रोजन से क्रिया करेगा और इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और इसके कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और दोनों हाइड्रोजन आपस में जुड़कर H2 का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार हीलियम है, तो हीलियम उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस इसलिए है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंतिम कोश यानी कि जो पहला कोश है इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। न तो इसे किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता हुई, न ही किसी को देने की आवश्यकता हुई, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉनों की अदला बदली नहीं की, तो इसे हम उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। उत्कृष्ट गैस हम उसी को कहते हैं जिसको अपनी संयोजकता या अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए न तो इलेक्ट्रॉन लेना पड़े न ही देना पड़े, उन्हें उत्कृष्ट गैस कहते हैं। इनकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन की कितनी है, 1 है, क्योंकि इसने एक क्या किया है, ग्रहण किया है। लिथियम की बात करें तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में हम 2 भरेंगे और दूसरी कक्षा में, अगली कक्षा में हमें एक और भरना होगा। अब कितने हो गए इसके, 1 2
3 हो गए और 3 हो गए, और अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, और होने कितने चाहिए अष्टक नियम के अनुसार? 8 होने चाहिए। 8 होने चाहिए, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन और क्या करने पड़ेंगे? ग्रहण करने पड़ेंगे। या ये क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो पहले कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और आगे वाला कोष तो इसने त्याग ही दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए ऊर्जा ज़्यादा आवश्यकता होती है, और जो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और इसके लास्ट कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, जिससे इसका अष्टक नियम जो है वो पूर्ण होता है। यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, इसलिए लिथियम की संयोजकता भी कितनी होगी? 1 होगी। चलिए हम नाइट्रोजन की बात करें। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 भर दिए हमने। दूसरी कक्षा में आएंगे, बाकी दूसरी कक्षा में 1 2 3 4 5, इसके 5 ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए? 7 हो गए। अष्टक नियम करने के लिए कितने चाहिए? 8 चाहिए, यानी कि लास्ट कोर्स में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, हमें 8 चाहिए, और माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, और 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? किसी अन्य नाइट्रोजन परमाणु से ग्रहण कर लेगा, और जैसे ही ग्रहण करेगा 3 और इलेक्ट्रॉन, तो इसके कितने हो जाएंगे? लास्ट कोर्स में 8 हो जाएंगे। तो इसने कितने ग्रहण किए? 3 किए। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 संयोजकता हो जाएगी। तो ये होती है संयोजकता। कोई परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणु से ग्रहण करता है या उसको त्यागता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु की संयोजकता कहते हैं। तो एक वर्ग के सभी सदस्य समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। एक वर्ग में जितने भी, जैसे पहला वर्ग है तो इसमें सभी की संयोजकता 1 होगी, दूसरा जो वर्ग है उसमें 2 होगी, तीसरे वर्ग में 3 होगी, और जो 0 वर्ग है उसमें संयोजकता 0 होगी, क्योंकि इनके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन विन्यास भी क्या होते हैं? समान होते हैं। आगे हम बात करते हैं परिवर्ती संयोजकता की। संयोजकता के बारे में अगर आप समझ गए हैं तो आप परिवर्ती संयोजकता को भी समझ जाएंगे। परिवर्ती संयोजकता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान रखना। प्रश्न आता है, परिभाषा आती है परिवर्ती। परिवर्ती का मतलब होता है बदलना, यानी कि जिसकी संयोजकता बदलती रहे, जिस वे तत्व जिनकी जो एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। वे तत्व जो एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जिनकी एक संयोजकता नहीं होती, मतलब वो जिससे भी क्रिया करेगा उसके अनुसार उसकी जो संयोजकता है 1 2 3 4 वो क्या होती रहेगी? बदलती रहेगी। उसे हम क्या कहेंगे? परिवर्ती संयोजकता कहेंगे। और इसकी एग्जाम्पल है, जैसे डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। इसके अलावा जो एफ ब्लॉक है, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड जो श्रेणियां हैं, ये भी क्या दर्शाती है? परिवर्ती संयोजकता दर्शाती है। और यह इन वर्गों का, डी ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का, एक विशेष लक्षण भी होता है। अब आगे हम बात करते हैं परमाणु आकार की। हमने पहले बात की थी, एक बार दोबारा करते हैं। इसमें त्रिज्या का अध्ययन करेंगे हम। परमाणु आकार की अगर बात करें तो परमाणु एक स्वतंत्र परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी की माप है। परमाणु आकार एक स्वतंत्र परमाणु आकार एक स्वतंत्र परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी की माप है। अगर हम बात करें परमाणु आकार कितना होता है, तो लास्ट कोश में जो इलेक्ट्रॉन है और जो नाभिक है, इसके बीच की जो दूरी है, इसे ही हम परमाणु आकार के रूप में माप सकते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से कितनी दूर है, वही उसका क्या हो गया? आकार है। देखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पास है थोड़ा, यानी ये आकार में छोटा है। इसमें जो नाभिक से दूरी है वो अधिक है, यानी कि जो परमाणु आकार है वो अधिक है। आगे हम बात करते हैं तो
किसी तत्व के एक परमाणु का आकार ज्ञात करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि या तो ये अणु के रूप में होता है या परमाणु के समूह के रूप में रहते हैं। एक विलगित परमाणु मिलना बहुत ही कठिन होता है। एक विलगित परमाणु का मिलना अत्यंत दुर्लभ होता है, मिलता नहीं है। अतः हम परमाणु आकार को उसकी परमाणु त्रिज्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं। परमाणु त्रिज्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं या परमाणु आकार को परमाणु त्रिज्या के रूप में निर्धारित किया जाता है। और परमाणु त्रिज्या दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सह संयोजक त्रिज्या और एक होती है वैन डर वाल त्रिज्या। दोनों की बात करते हैं। एक होती है वैन डर वाल त्रिज्या। देखिएगा, सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है कि जब एक ही तत्व के दो समान परमाणु हैं और वो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी मैं दोनों परमाणुओं को ऐसे दर्शा दूं, दोनों आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, ये इनके नाभिक हैं और ये सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के जो बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी है इतनी, तो इस दूरी का आधा आधा बीच में होगा, तो ये क्या कहलाती है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। दोबारा सुनिएगा, एक ही तत्व है, तत्व एक है, इसके दो परमाणु हैं, परमाणु दो हैं इसके, और दोनों आपस में सहसंयोजक त्रिज्या द्वारा जुड़े हुए हैं। मैं दोबारा बना देता हूँ, ये परमाणु एक, ये दो, दूसरा इसके अंदर इसलिए डाला क्योंकि सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। अब इसका नाभिक और इसका नाभिक, इन नाभिकों के जो बीच की दूरी है, इसका जो आधा है, यानी कि ये आधा, ये क्या कहलाता है? ये जो त्रिज्या है ये क्या कहलाती है? संयोजक त्रिज्या कहलाती है। वैन डर वाल त्रिज्या की बात करें तो ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकट परमाणु जो अनाबंधित हैं, एक दूसरे से बंधित नहीं है, इनमें कोई बंध नहीं है, इसलिए ये ऐसे दिखाई देंगे। इनमें बंध है तो ये एक दूसरे के अंदर समाये हुए दिखाई दे रहे थे, यहाँ पे इनमें बंध नहीं है तो ये अलग अलग दिखाई देंगे। और इनके नाभिकों के बीच की जो दूरी है, इसका जो आधा है वो क्या कहलाता है? वैन डर वाल त्रिज्या कहलाता है। यहाँ पे वैन डर वाल त्रिज्या ज़्यादा दिखाई दे रही है आपको या सहसंयोजक त्रिज्या ज़्यादा दिखाई दे रही है? तो आप देखेंगे यहाँ पे परमाणु आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब एक दूसरे के अंदर नहीं है, तो ये जो आकार है ये बड़ा है और ये बड़ा है, तो नाभिकों के बीच की दूरी भी ज़्यादा है, तो यानी कि ये क्या होगा? वैन डर वाल त्रिज्या अधिक होगी। किसकी तुलना में? सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना में। वैन डर वाल त्रिज्या को हम RW से दर्शाते हैं और सहसंयोजक त्रिज्या को RE से, यानी RW हमेशा अधिक होती है किससे? RE से।